आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम ट्यूशन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि ये आपके क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट। इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका टाइप का थोड़ा समरी देख लिया जाए। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं जिसमें आता है आपका टाइप में, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं और उसका वर्णन करेंगे। तो उसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय ठोस के बंधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। फिर क्रिस्टल जालक होगा, फिर एकक कोष्टिका आएगा, फिर उसको परिभाषित करेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। और एकक कोष्टिका क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, कणों के निविड़ संकुलन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसे मतलब रिक्त निबिड़ संकुलित होते हैं जिसके बारे में उसकी संरचना पढ़ते हैं, जिसमें हम एंगल के तौर पर उसका अल्फा बीटा गामा दे दिया रहता है और उसको सॉल्व करते हैं। विभिन्न प्रकार की घनीय एकक कोष्टिकाओं का संकुलन क्षमता एवं परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के घनत्व और उसकी एकक कोष्टिका गुणों से संबंध स्थापित करेंगे। फिर ठोसों के अपूर्णताओं और उसके गुणों पर अपूर्णताओं के प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं। फिर ठोस की विद्युतीय व चुंबकीय गुण क्या क्या है, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका ठोस, ठोस के बारे में समझ लेते हैं कि ठोस क्या चीज़ है। ठीक है, तो ठोस होता है जिसमें आता है जिसमें असंपीड्यता हो, दृढ़ता हो, यांत्रिक सामर्थ्य होती हो, उन्हें ठोस पदार्थ कहा जाता है। यहाँ एक वर्ड आया असंपीड्यता। असंपीड्यता का मतलब होता है कि तरल पदार्थ की वह स्थिति जब मतलब डीपी बाई डी टी, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब कुछ चेंज होता है। डीपी बाई डी टी जब आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो डीपी बाई डी अर्थात तरल घनत्व। ठीक है, तो तरल घनत्व का गतित अवकलन शून्य हो। ठीक है ना, गतित अवकलन का मतलब होता है कि ये समुद्र की तरह होता है। समुद्र विज्ञान है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। असंपीड़ता का मतलब सीधा सीधा है कि जो चीज दबे ना, मतलब ऐसी चीजें जो मतलब कठोर हो और कठोर होने के साथ साथ उसको दबाने पे दबे ना, उसको कहते हैं असंपीड़ता कहते हैं। दृढ़ता का मतलब होता है रिजिडिटी। आपकी कितनी स्थिति है कि आप क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, तो आपका दृढ़ निश्चय हो, ये वर्ड सुनने के लिए आता है, तो इसका मतलब होता है क्या, इसको हम आसानी से कह सकते हैं कठोरता। ठीक है, फिर आता है यांत्रिक सामर्थ्य। यांत्रिक सामर्थ्य का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसको यांत्रिक सामर्थ्य कहते हैं। तत्संजक बल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो कि इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इसको बोलते हैं जोड़ने वाला बल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला बल बोलते हैं। ये होता है तत्संजक बल, यांत्रिक बल, दृढ़ता, असंपीड़ितता। ये सारी चीजें जब एक में आती हैं तो उसको हम कहते हैं ठोस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं और सारी चीजें। ठीक है ना, जिसमें दिया है कि ठोस अवस्था के कुछ सामान्य क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था होते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, आयतन हो, आकार एवं आकार के होते हैं। ठीक है, उनमें आकार होना चाहिए। अगर ये क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब ही होगा, ये उसका आकार का बता देता है। अगर क्यूबाइड है तो कुछ आकार का होता है, सर्कुलर हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, तो कुछ आकार प्रकार होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित तो उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो द्रव्यमान का मतलब होता है उसका भार कितना है, आयतन आकार के होते हैं। और फिर क्या होता है, अंतर आणविक दूरियां लघु होती है, मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर का जो डिस्टेंस होगा, उसके अंदर जो भी मतलब मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच की दूरी ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतराणविक दूरियां बोलते हैं, उसमें बहुत कम होती है। अंतराणविक बल प्रबल होता है और उनके बीच में जो भी मतलब अंतराणविक बल होगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। फिर आता है उनके अवयवी कणों। अवयवी कणों में आते हैं परमाणु, आते हैं अणु, आते हैं आयन, आते हैं, ये सारे के सारे होते हैं अवयवी कण होते हैं। कि स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। वे अब अगला है कि वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठीक है,
तो अभी देखा गया कि ठोस अवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय आता है। दो तरीके के ठोस होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रिस्टलीय होता है और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय होता है। ये इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूलर मतलब इनके बीच में जो भी फोर्सेज हैं वो बहुत कम लगी हैं। बल जो है वो कम होगा इनके बीच का, मतलब इनके बीच का जितना भार होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, इनके बीच का भार मतलब आरामदायक होता है, यानी आसानी से उसको हम तौल सकते हैं, जिसमें वेट हो सकता हो, लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो दरअसल जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में आता है जैसे कि जिसकी वे ठोस जिसकी उनकी रचक इकाई, ठीक है ना, एक वर्ड आ रहा है रचक इकाई। रचक इकाई एक नियमित और क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें उसकी रचक इकाई नियमित होना चाहिए, क्रमिक रूप से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जिसमें आता है हीरा आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम सल्फेट आता है, आयोडीन आता है। ये टाइप हो गए क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, रचक इकाई का मतलब होता है कि आयन या परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है ना, रचक इकाई इनको बोलते हैं, आयन बोलते हैं, परमाणु और अणु। इसके पहले भी बात की है रचक इकाई के बारे में। अवयवी कण जिसको बोल रहे थे, जो कि आयन परमाणु हो गए, आयन हो गए, अणु हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अलग चीजें देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो क्या क्या लक्षण होते हैं, लक्षण के बारे में पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। तो क्रिस्टलीय ठोस जनरली जो होता है, इसकी अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, अवयवी घटक क्या होना चाहिए, इसका व्यवस्थित होना चाहिए। और ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलांक रखते हैं। तीक्ष्ण यानी सटीक, निश्चित यानी मतलब एक मानक होगा इसका, कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है तो हम उसको एक निश्चित बता देते हैं कि ये निश्चित उसका क्या है, गलनांक है। यानी उसकी गलने की क्षमता हर मेटल के अंदर, हर कण के अंदर गलने की क्षमता होती है। क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। मतलब क्रिस्टल का जब निर्माण होता है तो उसकी बाहरी जो सतह होती है एक नियमित क्रम दर्शाती है, जो आपको पिक्चर दिखाया था पहला। और यह क्या होता है, विषम दैशिक होती है, ये विषम दैशिक होते हैं। जिसमें विषम दैशिक के लिए आपको एक यहाँ पर पिक्चर है कि क्रिस्टल में विषम दैशिक भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों के भिन्न भिन्न व्यवस्था एवं प्राप्त होती है। ये उसकी विषम दैशिक की पिक्चर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है विषम दैशिक। विषम दैशिक क्या होता है, विषम दैशिक का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, जो कि विषम दैशिक होती है, इनके भौतिक गुण, जैसे कि भौतिक गुण के रूप में अगर हम देखें तो विद्युतीय चालकता होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना चाहिए। उष्मीय चालकता होगा, और क्या होगा, उष्मीय का मतलब होता है गर्म होता है, यानी भाप बनने की स्थिति में उसमें बोलते हैं। और अपवर्तनांक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विकसितता होना चाहिए। ये आंतरिक जड़ता आदि भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। इसको बोलते हैं विषम देशीय, कि मतलब चारों तरफ इसका क्या प्रभाव होगा, भिन्न भिन्न होगा। और क्या है आपका, द्विव अपवर्तन होता है। द्विव अपवर्तन का मतलब होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई प्रकाश की किरण प्रवाहित होती है, तो कोई क्रिस्टल है जैसे कि डायमंड होता है, उसमें अगर रोशनी जाती है तो वो चारों तरफ प्रकाशित होती है, मतलब उसी के बीच में होता है, तभी तो हमको हीरा क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। तो वह किसी किरण भिन्न घटकों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक घटक विभिन्न पथ और विभिन्न वेग से चलता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, द्वितीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अपवर्तन हो गया, डायमंड के रूप में हम इसको देखते हैं। और क्या हो गया आपका, अब आता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं कि अक्रिस्टलीय क्या क्या होता है। अक्रिस्टलीय के बारे में जानकारी लेते हैं अभी। अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं। इसके बीच में आप देख रहे हैं कि दूरियां जो है ज्यादा है और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब फिक्स नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय का पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अक्रिस्टलीय के बारे में। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ठीक है,
जिसकी रचक इकाई में आता है परमाणु, आयन और अणु। ठीक है। रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित तो नहीं रहती है, मतलब इसका जो भी कण होगा आपस के बीच का वो क्या होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। जिसमें आपका कहलाता है जैसे कि कांच हो गया। कांच कांच का जो शीशा होता है वो आसानी से टूट जाता है। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए अक्रिस्टलीय ठोस के हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बाद में कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक होता है। क्या होता है, समदैशिक होता है। इसके कुछ मतलब कुछ लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जिसमें अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अव्ययी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होगा, उसको बोलते हैं अव्ययी घटक में आयन, परमाणु और अणु, ये क्या होते हैं, अव्ययी घटक होते हैं। नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। और क्या है दूसरा, ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं। ठीक है। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होगा, यानी गलने की कोई मतलब इसकी किसी भी बल पर, जैसे प्लास्टिक होता है जल्दी गल जाता है, कांच होता है वो भी गल जाता है तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो गलनांक नहीं रखते हैं। ठोस निर्माण से के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती है। मतलब इनके बीच का जो भी सॉलिड स्टेट बनेगा वो कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो निश्चित नहीं होगा, शीशा टूटेगा तो इस टाइप का दिखेगा, कुछ और होगा तो कुछ और होगा। ठीक है। और ये क्या होता है, ये समदैशिक होती है। ठीक है ना। समदैशिक इसका समदैशिक होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस वास्तव में आभासी ठोस होते हैं, वास्तव में ये अति क्षितिज क्षितिज द्रव्य होते हैं। ये ठोस कटी सतह पर भी रचक घटकों का अनियमित क्रम रखते हैं, अर्थात इसका विदलन नहीं होता है। ये गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका कोई भी ताप निश्चित नहीं होता है, एक अनिश्चित ताप पर क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी आ सकता है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे सूर्य के प्रकाश के विद्युत में परिवर्तन करने वाला एक सिस्टम उपलब्ध प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। ठीक है। 10वां है, इसमें कुछ सीमा तक संपीड़नता तथा दृढ़ता पाई जाती है। कुछ ही समय तक होगा, लचीलापन होगा, चाहे वो आसानी से टूट सकता है, मतलब एक सीमा सीमित होती है, कभी भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं इसको। इसमें स्थिति ऊर्जा का नाम क्रिस्टलीय पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण, समदैशिक। ठीक है। अब यह बात कर रहे थे अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, क्यों होते हैं भैया। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि इसके भौतिक बनावट गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अव्ययी कण जैसे आयु, परमाणु और आयन जो होते हैं वह अनियमित तथा अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित होगा, अतः सभी दिशाएं समान रहती हैं, विभिन्न दिशाओं में सभी गुण समान होते हैं। ये हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि यह मतलब समदैशिक होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस कुछ होगा कि जो क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय होता है, इनके बीच में क्या क्या भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गुण के आधार पर हम कैसे इसको बांटते हैं। ठीक है। गुण कैसा होगा, फिर क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो जो भी इसका आकार होता है, ठीक है ना, यानी इसका आकार कैसा होना चाहिए, निश्चित होता है, अविलक्षित ज्यामितीय आकार का होता है, यानी इसका आकार जो होता है फिक्स होता है। और अक्रिस्टलीय में असमाकृति आकार होता है, किसी आकार का हो सकता है। इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है, अभिलक्षित ताप पर पिघलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में के ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम नरम पड़ते हैं। फिर विदलन गुण देखते हैं। विदलन गुण जो होता है तो क्या होता है, तेज धार वाले औजार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नए नए जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। ठीक है। ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में ये आप देख लिए जाते हैं टुकड़ों में कटकर। ये जो भी इसका जब टुकड़ा होता है ना तो वो एक सटीक टुकड़ा नहीं आता है। जैसे कि अगर इस टाइप का होगा, ये टुकड़ा हो गया कोई भी, जैसे ये हो गया ना,
अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल दोनों तरफ का टुकड़ा जो होगा वो एक समान हो सकता है, बराबर होगा इनके बीच का जो स्पेस होगा, और इसमें इस टाइप का होगा, ठीक है। ये होता है आकर्षण होता है। और गलन एंथैल्पी, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलक्षित होती है, ठीक है। और इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। दैसिकता क्या होती है, दैसिकता का मतलब होता है विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्राकृतिक इसकी वास्तविक ठोस होता है, और यह आभासी ठोस होता है अथवा अति शिथिल द्रव्य होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम में दीर्घ परासी व्यवस्था होगा, और केवल लघु परासी व्यवस्था होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका टाइप। अब कुछ और पॉइंट है जिसमें आता है आपका ये जो अक्रिस्टलीय बहु, एक एक वर्ड आ रहा है यहाँ, बहुक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो बहुक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि पाउडर के रूप में या संवेदित कणों के रूप में होते हैं, और ये अक्रिस्टलीय महसूस होते हैं। कैसे महसूस होते हैं? अक्रिस्टलीय टाइप का होता है, लेकिन इसका नाम दिया दिया गया है बहुक्रिस्टलीय, जो कि पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, इसकी एक निश्चित क्रिस्टलीय आकृति होगी, कुछ आकृति होगी। फिर माइक्रोस्कोप से प्रत्येक कण को देखने से पता चलता है कि इसकी क्रिस्टलीय आकृति है। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा, जैसे कि ये पाउडर है, पाउडर का अगर ऐसे तो आंख से दिखेगा नहीं कि उसका कैसा क्रिस्टल है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके बीच के कण पता चलेगा। और हम कह सकते हैं कि वे ठोस जिसके क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि केवल उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जा सकते हैं, सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस अथवा बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, बहुक्रिस्टलीय ठोस में संपीड़ित सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं जिसको आप मतलब देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ एक पॉइंट आया है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुक्रिस्टलीय ठोस हो गया। ये एक पॉइंट है सहसंयोजक। इसको हम दूसरे रूप में बहुक्रिस्टलीय भी कह सकते हैं। सहसंयोजक अथवा इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं कि आधात्मिक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के मध्य सहसंयोजक बलों, यहाँ जो वर्ड आ रहा है सहसंयोजक बल। ठीक है, सहसंयोजक का मतलब होता है कि जिसमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक बल बनाते हैं, यानी नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बल प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु उनकी स्थितियों अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो जाते हैं। ये विद्युत संचालन नहीं करते हैं, आपस में इनके बीच में विद्युत संचालन नहीं होगा। ये विद्युत रोधी होते हैं, जैसे कि हीरा। हीरा क्या है? हीरा एक विद्युत रोधी है। और सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसे जो तत्व तो होते हैं वो जो कैसे ठोस होते हैं, वो विशिष्ट उदाहरण है। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलों के इस वर्ग में आता है, यद्यपि यह मुलायम और विद्युत चालक होता है। यानी ग्रेफाइट, जैसे कि आपकी पेंसिल के जो बीच की जो काले वाली होती है उसको ग्रेफाइट के रूप में देख सकते हैं। अगर उससे विद्युत पास करें तो उससे विद्युत चालक होता है। ठीक है, अपवादात्मकता गुण, इनकी विशिष्ट संरचना, कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु इसकी परत में के 3 इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होते हैं, और यह गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट और विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं, और यह ग्रेफाइट मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। आगे पिक्चर दिया गया है, पिक्चर के बारे में समझते हैं कि कैसा इसका फोटो होता है। फोटो इसमें आगे मिलेगा। ठीक है, अब दो आगे पॉइंट है कि हम क्रिस्टल ठोस का कैसे वर्गीकरण टाइप पढ़ते हैं, क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है आयनिक ठोस या क्रिस्टल होता है। ठीक है, दूसरा होता है आणविक ठोस क्रिस्टल, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल, और चौथा होता है धात्विक ठोस क्रिस्टल। 4 प्रकार के क्रिस्टल हो गए, ये क्रिस्टल का टाइप है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं आयनिक ठोस या क्रिस्टल। ठीक है ना, तो आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस के बारे में समझते हैं। जो आयनिक ठोस क्रिस्टल होता है
ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्रिस्टलों की संरचना धनायन व ऋणायन से मिलकर के बनती है। धनायन का मतलब होता है पॉजिटिव और ऋणायन का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन ये आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका आयनिक ठोस बनता है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल बनता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एक उदाहरण है, NaCl है। तो NaCl का जब हम इसका धनायन और ऋणायन के रूप में लिखते हैं, तो वो लिखते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस होता है, तब जा करके बनाता है NaCl बनाता है। जैसे CsCl3 है, Cs प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है। तो जो भी इसके ऊपर माइनस भी आ रहा है वो क्या होता है, ऋणायन, और ये क्या है, धनायन, ठीक है। ZnCl2 KNO3, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए आयनिक ठोस क्रिस्टल के। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आयनिक ठोस के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। धनायन और ऋणायन होगा, ठीक है। ऋण आवेश आयनों में मिलकर बने होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय का मतलब होता है, ध्रुवीय विलायक का यहाँ एक वर्ड आ रहा है, ध्रुवीय विलायक, ठीक है। ध्रुवीय का मतलब होता है बुनियादी। क्या होता है, बुनियादी। और विलायक का मतलब होता है जिसमें विलयन या घोल बोल सकते हैं इसको, घोल होता है। जैसे कि चीनी पानी घोल हो सकता है या कुछ भी चीज का घोल होता हो सकता है। तो ये ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ये ठोस कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण अवाष्पनशील होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक ठोस का हो गया टाइप। अब है कि आयनिक ठोस हो गया, आयनिक ठोस के बाद पढ़ते हैं इसके कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। आयनिक ठोस का क्या क्या और लक्षण होता है। देखिए आयनिक ठोस जो होता है, एक साइड, हाँ ठीक है। आयनिक ठोस जो होता है इसके उस लक्षण में ही आते हैं जो ऊपर वाले पॉइंट से चार्ट हो। आगे पढ़ते हैं इसमें। यह ठोस जो होता है वो प्रबल विद्युत आकर्षक बल रखते हैं इसमें। इसी कारण से उच्च गलनांक और उच्च कथनांक भी रखते हैं, ठीक है ना। कौन सा कारण है कि प्रबल विद्युत आकर्षण बल होगा इनके बीच में। यहाँ एक वर्ड आ रहा है आपका प्रबल, यानी मजबूत, ठीक है। ये जो होता है वो विपरीत आवेश एवं आयनों के मध्यम कूलॉम का आकर्षण, ये कूलॉम क्या होता है, ये एक यूनिट होता है चार्ज का, आकर्षक बल होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और विलयन या गतिज अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते हैं, जबकि गैस व द्रव्य अवस्था में आयन गतिशील होते हैं। यहाँ आ रहा है एक वर्ड आयनिक ठोस, आयनिक आ रहा है, कूलम आ रहा है, कठोर आ रहा है, वंगुर आ रहा है, ठीक है। तो आयनिक में आपका जैसे कि उनके कितना स्ट्रॉन्ग उसका आयनिक है, कूलॉम है, ठोस है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रबल का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। एक उसका यहाँ पर दिया हुआ नॉन वोलेटाइल, पोलर सॉल्वेंट, बैड कंडक्टर, फ्यूज, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई और स्ट्रांग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना, ये सारी सारी चीजें जो हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर होता है प्रबल, एक आ रहा है यहाँ पर बैड कंडक्टर यानी विद्युत के कुचालक। विद्युत के कुचालक क्या क्या होते हैं, जो कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे क्या है, ये विद्युत के कुचालक हो गए। ध्रुवीय विलक यानी ये आप जाने अभी बुनियादी घोल, ठीक है ना। और एक होता है अवाप्सशील यानी नॉन वोलेटाइल, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्याप, और क्या है, वाष्पन उष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। उसका मतलब हाई होता है, स्ट्रॉन्ग, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं। जिसमें दूसरा है हमारा आणविक, अणु, ठोस और क्रिस्टल, ठीक है। कि ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचना इकाई अणु होती है आणविक ठोस क्रिस्टल कहलाते हैं। जिसमें प्रबल का यहाँ पर सटीक जो होता है, क्रिस्टल संरचना इकाई अणु होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ CH4 है, I2 है, ठीक है।
ये शुष्क बर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ S का मतलब होता है ठोस होता है, ठीक है। और इनके क्रिस्टल में अणुओं के मध्य वंडरवाल बल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स, यहाँ पतली परत होती है, इनके बीच का जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और मतलब आयन आयन जो होगा अगर निगेटिव होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इनके बीच का जो भी मॉलिक्यूल लगेगा, जैसे कि यहाँ CO2 है, C+ और O2- होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपस में, इनके बीच में लगता है वंडरवाल फोर्स लगता है, ठीक है, वंडरवाल बल लगता है। फिर आता है आपका ध्रुवीय ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ध्रुवीय द्विध्रुव बंधन बल रखते हैं। और कुछ ध्रुवीय आणविक ठोस ठोस ऑक्सीजन, और क्या होता है, ये सारे बंधन बल रखते हैं। कुछ आणविक ठोस हाइड्रोजन बंधन बल भी रखते हैं, जैसे कि H यहाँ पर अमोनिया के रूप में दिया गया है, और आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। ये हो गए आणविक अणु ठोस क्रिस्टल हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है आणविक ठोसों के लक्षण, ठीक है। तो आणविक ठोस होते हैं वो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और इनमें जो होता है वंडर वाल्स बल लगता है, ठीक है। और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलयकों में विलय होते हैं। ये नियमित वाष्पन ऊष्मा रखते हैं, यानी इनके अंदर जो होगा वो एक निश्चित तापमान होगा जिस पर क्या होगा, भाप बन जाते हैं। वजह है सामान्यतः वाष्पनशील होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वंडरवाल्स होते हैं, यानी कमजोर वंडरवाल्स फोर्स लगेगा, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो मतलब परत वाली झिल्ली होती है वो कम होती है, और ये आसानी से क्या हो सकते हैं, ये इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं अगर किसी और के साथ रिएक्शन होता है तो ये आराम से उसके साथ रिएक्ट कर कर जाते हैं और बन जाते हैं, ठीक है। यानी दूसरा आयन बन सकते हैं। यहाँ है आपका वर्ड आया है अणु क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यानी जो आयन होता है, आयन के बीच में जैसे Cl- हो गया, Cl और आपका C+ होता है, कैल्शियम प्लस होता है, ये क्या हो गया है, ये मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो क्रिस्टल का रूप ले लेता है, तो ये क्या हो सकता है, ये आणविक, जैसे कि आप Zn देखे हैं, जिंक देखते हैं तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल में आता है, वो ठोस होता है। और एक वंडरवाल्स का मतलब होता है कि आ, एक परतदार झिल्ली होती है। जब बायो भी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का, ठीक है, जो एक परतदार झिल्ली होती है उसको वंडर बाल्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जब इधर से कोई एटम अगर जाएगा तो ये पार होकर के दूसरी तरफ जाता है। परतदार झिल्ली होती है जहाँ से आसानी से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल आपस में टूट कर बिखर जाते हैं और दूसरे से अटैच हो जाते हैं। निम्न का मतलब लो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक है सहसंयोजक ठोस यानी क्रिस्टल। देखिए सहसंयोजक क्या होता है, सहसंयोजित ठोस, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, यानी ये क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। इसको बोलते हैं सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल बोलते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। ऐसे परमाणु के मध्य में सहसंयोजक बंध लगते हैं। इन बंधों के द्वारा प्रकार के ठोस विशाल अंतर्बंधीय संरचना रखते हैं। और इनमें क्या होता है, नेटवर्क इसका जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तभी तो ग्रेफाइट, और आप देखते हैं कि जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उनके बीच में जब हम फोटो अगर लाइट डालते हैं तो क्या होता है, लाइट जब चमकदार दिखाई देता है, इसी वजह से। सहसंयोजक ठोस और क्रिस्टल, ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में सहसंयोजक अंतरकण बंधन होता है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं जिनके कारण अवाष्पनशील भी होता है। ये अति कठोर व भंगुर होते हैं। नेटवर्क ठोस कारण के अंतरिक्ष उच्च गलनांक एवं क्वथनांक भी रखते हैं, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सहसंयोजक ठोसों में जैसे ग्रेफाइट आता है, ये सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक में जैसे कि हीरा जो होता है वो कठोर रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक पदार्थ में हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन परमाणु जैसे कि षष्ठभुजीय इकाई युक्त परतें होती हैं इसमें। और प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है इसके परत में 3 परमाणुओं के साथ संयोजक बंध से जुड़ा रहता है। प्रत्येक परमाणु चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन 2 परकों के मध्य मुक्त में अवस्था में रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक व परतों का एक दूसरे पर सरक करके मुलायम और ठोस नहीं होता है। ठीक है, सहसंयोजक ठोसक में धात्विक चमक होता है। ये सारे पॉइंट होते हैं जिसको आप राइट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक, गलनांक का मतलब होता है ऐसे तत्व का जो भी आखिरी कण जिस पर क्या होते हैं, जो अगर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो वो गल करके क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी यहाँ देखते हैं, यानी जो मतलब या सॉलिड ऐसा भी होता है जो कि प्राकृतिक के मतलब जो प्राकृतिक का जो हीट होता है उसके रूप में आते ही क्या होता है, ये गल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। लेकिन अदर जगह पर क्या होता है, कोई चीज गल जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कोई मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के हीट के टेम्परेचर के रूप में जब आ जाता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाने लगता है। केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट होता है और अदर जगह पर क्या होता है, इसको बस गलने वाला मान लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे तत्व जो कि अपनी अवस्था से मतलब क्या हो जाए, सॉलिड है तो लिक्विड अवस्था में हो जाए। और जैसे कि वाटर हो गया, वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो पिघलता है। और वो मेल्ट कितने ये हो गया आपका। ये उसका क्या होगा कि कोई अगर हमारे पास क्रिस्टल दिया हुआ है, तो वो क्रिस्टल क्या हो रहा है, एक निश्चित ताप पर आकर के क्या हो जाए, वो लिक्विड में रूप में आ जाए, एटमॉस्फेरिक रूप में उसके टेम्परेचर में आकर के वो लिक्विड बन जाए, तो इसे क्या कहते हैं, वो क्वथनांक होता है। सहसंयोजक बल क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड। जो सहसंयोजक बल होता है वे ठोस जिसमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं, और इस प्रकार के नेटवर्क से बने ठोसों को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस बोलते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है धात्विक ठोस क्रिस्टल। ठीक है, तो वे ठोस पदार्थ जिसकी सरणात्मक इकाई धातु परमाणु होती है। ठीक है, जैसे धातु जो होगा उसमें क्या होगा, परमाणु होगा। धात्विक ठोस कहलाते हैं जैसे कि कॉपर, रजत, निकल। ये क्या हो गए, ये सारे सारे एग्जाम्पल धात्विक ठोस के हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। देखिए, जो धात्विक ठोस होते हैं ना, इनके जो परमाणु के मध्य में धात्विक बंध लगते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये ठोस जो होते हैं परमाणु के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, और निम्न से उच्च वाष्पन रखते हैं। ये तन्य, तन्य का मतलब होता है नमनीय, यानी क्या होता है, लचीलापन होता है। ठीक है, आघात वर्धनीय होते हैं। ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये निम्न से उच्च गलनांक व कथनांक भी रखते हैं। ठीक है, इनका जो होगा गलनांक और कथनांक जो होगा वो निम्न से उच्च मतलब कम से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके लक्षण होगा धात्विक ठोस के। आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है वो क्या होता है, अति मुलायम अति कठोर होता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम मुलायम व आर्सेनिक अति कठोर होते हैं। इनमें परमाणु जब सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब परमाणु का शेष भाग धनाभिषेक होता है। इस प्रकार धनाभिषेक भाग व इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल धात्विक बंध बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे कि आगे इसमें पॉइंट आता है, वो आपका आता है जिसमें तनय। ठीक है, तनय का मतलब होता है नमनीय होता है, लचीलापन होता है। ठीक है, जो ये वर्ड आया है तनय, तनय का मतलब होता है नमनीय, लचीलापन। जैसे कोई सामग्री लिए, कोई अपने पास लिए और उसमें बीच में जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक क्या होता है, बहुत लचीलापन होता है। और इसका जो भी जब जब हम इसका
इसको जब बढ़ाएंगे, जब इसका खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो तनय का मतलब का लचीलापन होता है। यहाँ दिया है आघात वर्धनीय, ठीक है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है लचीला, ठीक है ना। इसका भी मतलब क्या होता है, लचीला होता है। और ये डक्टाइल ऐसे तनय होते हैं, इसके बीच में कुछ मतलब अंतर आता है, ये कि ये जो लचीला होगा, इसमें क्या होता है कि डक्टाइल होता है, एक लचीलापन सामग्री होता है जिसकी क्षमता अ, जिसे बिना फ्रैक्चर से के खींचा जा सकता है। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक रूप में विकृत किया जा सकता है। इसलिए यह इस बात का संकेत है कि सामग्री कितनी नरम है या नदनीय है। जैसे कि स्टील, स्टील जो होता है, स्टील की लचीलापन मौजूद मिश्र धातु के तत्व के प्रकार में स्तरों के आकार पर भिन्न होती है। ये जो होता है, ये क्या होता है, तनय होता है, ठीक है। अब आता है आघात वर्धनीय यानी लचीला, ठीक है। तो ये हो गया आपका लचीला। धातु परमाणु आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके सामने, ये हीरा होता है। हीरा आप जानते हैं, डायमंड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यानी कार्बन, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होता है, ये कार्बन होता है और ये कार्बन होता है, ठीक है। फिर इसके सामने कार्बन आएगा, फिर एक एक सामने कार्बन आएगा, फिर ऐसे जाएगा कार्बन, फिर ऐसे। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो हीरे का नेटवर्क ऐसा होता है। और ये क्या होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हैं, 6 बंद इसमें लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 बंद होते हैं ना। तो इसका जो होता है, ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो हेक्सागोनल से बना होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। आगे बढ़ते हैं। ये संरचना होता है, इसलिए हीरा जो होता है बहुत मजबूत होता है, क्योंकि बीच में बंद जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। और इसमें जब भी लाइट से प्रकाश करेंगे, जब हम इसमें, तो क्या होगा, लाइट से प्रकाश जब जाएगा इसमें तो अच्छा दिखता है, चमकता दिखता है। लेकिन वैसे ग्रेफाइट नहीं नजर आता है। ग्रेफाइट में हम लाइट डाल के देखिए, पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि कुछ टाइप हो गए, हम टाइप में पढ़ लिए। और उसके बीच में कुछ ऐसे उसको देखते हैं कि ठोस जो होते हैं उसके प्रकार देखते हैं कि प्रकार कैसा होता है। उसका आवेगीकरण होता है, बंधन आकर्षण बल होता है, उदाहरण देखेंगे। और भौतिक प्राकृतिक देखते हैं, और कैसा वैद्युत चालक होता है कि नहीं होता है। और फिर उसके गलनांक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि आणविक ठोस। आणविक ठोस में आता है अध्रुवीय और ध्रुवीय। यानी अव्ययीकरण में बात करें तो अणु होगा, और ये भी अणु होता है, अव्ययीकरण में आता है। इसका परिक्षेपण अथवा ये बल जो लगता है वो कैसा लगता है, ये 2 टाइप के बल होते हैं इसमें बीच में। और ध्रुवीय ध्रुवीय और अन्योन्यंतक्रिय, ठीक है। इसमें आता है उदाहरण में, जैसे कि ArCl4 H2 आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसकी जो प्राकृतिक पाई जाती है मुलायम होती है, दोनों के दोनों मुलायम होंगे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। और ये विद्युत रोधी होता है, दोनों के दोनों जो मुलायम होगा वो भी विद्युत रोधी होगा। और ये तो मुलायम होता ही, ठीक है। और जिसमें गलनांक जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। और बाकी में क्या होता है, वो कम गलनांक होता है, ठीक है। यहाँ है तीसरा, है वो हाइड्रोजन अमंडित है, यानी अणु। तो हाइड्रोजन बंध में पाए जाते हैं, जैसे कि बर्फ हो गया, कठोर हो गया, विद्युत रोधी, निम्न हो गए। और आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस में जैसे कि आयन आता है, गुलामी अथवा स्थिर वैद्युत, जैसे कि NaCl, MgO, ZnS और CaF। ये भंगुर होते हैं। ये इसका जो चालकता होता है, ठोस होते हैं, और ये विद्युत रोधी होते हैं। परंतु गलित अवस्था में, जलीय विलयन में विद्युत चालक होते हैं, और इसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है। ये बोलते हैं आयनिक ठोस। अब बात करते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में आता है आपका विस्थानीयकृत जो होता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन के रूप में देखते हैं, इसको अभी देखे हैं। धात्विक आबंध में जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, AgMg हो गया, कठोर परंतु आघात वर्धन और तन्य है। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में चालक होते हैं। साधारण इसका उच्च होता है। अब सहसंयोजक अथवा नेटवर्क देखे थे। नेटवर्क में जैसे कि परमाणु हो गया, सहसंयोजक का बंध हो गया, इसका बल
और क्या होता है SiO2, इसका एग्जाम्पल ये सारा हो गया। कठोर मुलायम होगा, विद्युत रोधी, चालक होगा और अत्यधिक उच्च होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, पॉइंट है आपका क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्टिका। ठीक है, तो क्रिस्टलीय जो जालक होता है और एकक कोष्टिका होती है, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लेना जरूरी है। आ, हमने अभी देखा था कि किसी फर्श को ढकने के लिए हम जानते हैं कि टाइल्स की जरूरत पड़ती है, या चादर बिछा देते हैं तो वो ढक जाती है। और उसका क्या होता है, कुछ मतलब समान बिंदु लगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप दिया है, तो इसका जो बिंदु है वो क्या है, एक दूसरे के समान होते हैं, आप ध्यान देते होंगे। चद्दर हो गया, चद्दर में भी क्या होगा, उसका कॉर्नर जो होगा वो समान होता है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है, बिंदु का समुच्चय प्राप्त होता है, जिसमें जो भी बंधु होते हैं वो समुच्चय एक ढांचा और उसके आकाशीय जालक होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें आकाशीय चालक होता है। यह बंधुओं समुच्चय में एक ढांचा होता है जिसमें क्या होता है, आकाशीय जालक होगा। इसमें जो होता है संरचना जितनी होती हैं, यहाँ पर जैसे कि टाइल्स आप देख सकते हैं, द्विमीय पैटर्न होता है, विकसित किया जाता है, जिसमें जब आकाशीय जालक में बंधुओं को मोटिफ रखते हैं यानी पैटर्न बनाते हैं, तो क्रिस्टल संरचना में मोटिफ एक अणु, परमाणु अथवा आयन होता है मोटिफ। आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं। ये ऐसे बंधु होते हैं, पैटर्न होते हैं, जिसमें मोटिफ की स्थिति में प्रदर्शित रख करते हैं, और दूसरे शब्दों में आकाशीय जालक क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा है। जब हम मोटिफ और आकाशीय जालक के बंधुओं पर ध्यान रखते हैं तो क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, और चित्र के रूप में हम देख सकते हैं, भी आगे मिलेगा चित्र, और जिसमें मोटिफ जालक, द्विमीय जालक और काल्पनिक द्विमीय क्रिस्टल तथा संरचना प्रदर्शित की गई है। अभी हम आगे इसको दिखाते हैं किस टाइप का संरचना होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ तो सामने फोटो है। ठीक है, क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो क्या होती है, मोटिफ होती है। ठीक है, यानी ये जो दिया गया वो क्या होता है, ये क्रिस्टल की संरचना है, और ये जालक बिंदु होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये आकाशीय जालक क्रिस्टल जालक है। और क्रिस्टल जालक बिंदु आप देखें कहाँ पर है, ये जो जो हो गए वो जालक बिंदु हो गए, और ये क्या होता है, ये जालक होता है। काल्पनिक द्विमीय क्रिस्टल, जैसे मोटिफ हो गया आकाशीय जालक, और आपका क्या है काल्पनिक द्विमीय जालक, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल संरचना हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने है, ये जालक जो आप देख रहे हैं, इसका जो आकार है, दो प्रकार का जालक आपके सामने है। पहला जो जालक दिया है, इसके जो भी आकार है पूरी व्यवस्थित है। ठीक है, और इसमें जो है वो व्यवस्थित नहीं है, लेकिन इनका जो शेप है, इसका जो आकार प्रकार है वो बहुत अलग है। ये जो भी जालक बनेगा वो कभी कभी बनेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो जालक है ये ट्रायंगुलर जालक है। ठीक है, कैसा जालक है, त्रिभुजीय है, और ये आयत टाइप का जालक है। ठीक है, ये दो टाइप के जालक हो गए। तो दो भिन्न जालक आपके सामने व्यवस्थित हो गए। क्रिस्टलीय ठोसों में आकाशीय जालक बिंदुओं का समूह त्रिविम होता है। ठीक है, जालक बिंदुओं में जैसे मोटिफ जोड़कर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है। प्रत्येक पुनरावृत्तिक मोटिफ की संरचना एवं त्रिविण विन्यास समान होता है। जैसा कि त्रिविण विन्यास बोलते हैं कि इनके बीच का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, वो एक साथ एक समान होगा, यानी ये जालक है तो पूरा का पूरा ट्रायंगुलर ही होगा, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर यानी आयत का होगा, तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, एक ही जैसा सब होगा, और ये जो है इसमें भी ट्रायंगुलर हाफ B/H होगा। ठीक है, तो इसका जो होता है वो क्या है, एक पैटर्न जो होगा वो निश्चित होता है, जिसका विन्यास जो होगा बराबर होता है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न आपके सामने फोटो है। किसी भी एक मोटिव का होता है कि सतह को छोड़कर क्रिस्टल में पर्याप्त मोटिव आसपास समान वातावरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया उसका प्रकार। अब आगे है आपका कुछ और चीजें हैं, जिसमें आता है आपका क्रिस्टल होता है, उसके कुछ अभिलक्षण होते हैं। जो क्रिस्टल जालक होता है उसका कुछ अभिलक्षण होता है कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है।
क्रिस्टल जालक प्रत्येक बिंदु एवं अवयवी कण के रूप में निरूपित करता है, जो एक परमाणु, अणु अथवा आयन के रूप में होता है, और जालक बंधु में सीधी रेखाएं जोड़ा जाता है जिसके जालक की ज्यामितीय व्यवस्था की जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद आता है आपका जो क्रिस्टल जालक होता है। क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक केवल एक छोटा सा भाग अवस्था होता है। इस छोटे से भाग में एकक कोशिका को कहते हैं। एकक कोशिका जो होता है वो चुनाव कई तरह के कर सकते हैं, जैसे कि समान कोशिका कभी चुनी जा सकती है, कभी लंब भुजाएं वाली होती है कोशिका, कभी पुनरावर्तन में संपूर्ण होता है। क्रिस्टल निर्माण हो सके में कोशिका के पुनरावर्तन द्वारा अद्विमीय क्रिस्टल का निर्माण दर्शाया गया है। अभी फोटो मिलेगा आपके सामने, वो देखिएगा, जिसमें जो भी है एक एक एंगल को दर्शाते हैं। जिसमें लंबाई को दिखाने के लिए हम ए और बी से लंबाई दिखाते हैं, और समानांतर चतुर्भुज जिनकी भुजाओं को गामा से दिखाते हैं, वो कोष्टिका के रूप में चुना गया है। सीमाओं और समावित एकक कोष्टिकाएं के कुछ आपके सामने फोटो है कि किस टाइप की कोष्टिका और नजर आती हैं। इसी पर आगे न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो है ये आपका पैरेललोग्राम की तरह है। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये कई शेप के होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर ही है तो ये क्या होगा, ये आपका गामा है। ठीक है, ये जो पोर्शन ए है, बी है, इनके बीच का आबंध आप देख सकते हैं। ये बॉन्डिंग कैसी है, वो अलग शेप की है। और ये गामा बीच का एंगल को कैसे दिखाते हैं, गामा से दिखाते हैं। और इनके बीच के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होती है। ये अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या हो गए, एक कोष्टिका हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक त्रिमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोशिका अभिलक्षित होता है। ठीक है, जितने किनारे देखे थे हम उसमें, वो एबीसी से दर्शाए गए थे, एबीसीडी से। ठीक है, वो लंबत, परस्पर लंबत हो सकते हैं अथवा नहीं है। और किनारों को हम किससे दिखाएं, अल्फा बीटा गामा से हम किनारा दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार एकक कोशिका 6 पैरामीटर एबीसी अल्फा बीटा गामा। एबीसी पैरामीटर कितने हैं कि हम कोई भी कोशिका दिया गया है उसको दिखाने के लिए पैरामीटर हम मानक के रूप में लेते हैं। ए लिए हैं, बी लिए हैं, अल्फा है, बीटा है, और क्या है, गामा है। ये क्या हो गए, ये सारे पैरामीटर हो गए। उससे से हम एक एक कोशिका को दर्शाएंगे। अभी दिखाते हैं, अभी हमने फोटो देखा था। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को वहीं पे करते हैं। Thanks for watching my channel. Please like and subscribe. Okay.